नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुद्गल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CMI पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स BSc कर रहे हैं उन सभी के लिए हम जूलॉजी वाला जो पार्ट है, उनके जो जूलॉजी चलती है BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हम कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में आपके पेपर होने हैं, तो उस वक्त आप अपने पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसलिए हम आप सभी के लिए जूलॉजी वाला सेक्शन लेकर आ गए हैं। आज से हम आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ वीडियो जरूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको अभी स्किप करेंगे, क्योंकि देखो एक महीने में इतना सब कुछ करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो कि आपके पेपर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परासरण नियमन। परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह जो टॉपिक है ये BSc सेकंड ईयर जो है उनके एक बुक चलती है एनिमल फिजियोलॉजी, उसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, और अब की बार यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है यहां से। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप सब देख रहे हैं कि जैसा यह नाम में लिखा हुआ है परासरण नियमन, तो एक पूरा अपने आप में शब्द बन रहा है परासरण, है या नहीं। तो इस पूरे को जानने से, ऑस्मो रेगुलेशन को जानने से पहले हम पहले ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और ऑस्मोसिस यानी कि परासरण को जानने से पहले हमें एक शब्द जानना पड़ेगा, और वो है विसरण, डिफ्यूजन। कि क्या है डिफ्यूजन। आप में से सभी, आई थिंक कि आप जितने भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस चीज को जानते होंगे, इस शब्द को सभी ने सुना है। तो एक बार उस पर चर्चा करते हैं कि विसरण क्या है। कि जब भी किसी अणु का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कि अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कि जहां अणुओं की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, वहां से उनकी गति किधर होनी चाहिए, हमेशा कम सांद्रता की ओर होनी चाहिए। इस चीज को हमने क्या नाम दिया है, इस क्रिया को क्या नाम दिया है, विसरण का है, डिफ्यूजन का है। जैसे अगर आप किसी भी कमरे के एक कोने में कोई अगरबत्ती जलाते हैं, या अगरबत्ती के अलावा हम एक डियो लगाते हैं, जो भी है, उस जगह वहां उसकी सांद्रता ज्यादा है, वहां लगने के बाद में उसकी खुशबू धीरे धीरे हमारे तक पहुंचती है, जो हम दूर खड़े हैं वहां तक आती है, यानी वहां उसकी सांद्रता क्या है, कम है। यानी तो वहां से अणु जो अधिक सांद्रता पे है वहां से अपनी कम सांद्रता की ओर हमेशा गति करेंगे, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, विसरण कहा है। अब इस विसरण के बाद में अगर मैं बात करता हूं परासरण की, तो परासरण भी इसी के जैसी एक क्रिया है। जैसा विसरण है उसी के जैसा क्या है, परासरण है। तो आइए जानते हैं इसे भी। परासरण या ऑस्मोसिस। देखिए परासरण में क्या होता है कि एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को आज आपके सामने दूर करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जनरल जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। कि विलायक के अणुओं का, शब्द देखना आप सिर्फ, विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता या कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहेगा, परासरण। लेकिन इसके अंदर एक शब्द है कि
विलायक के अणुओं का, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर विलायक की बात कर रहा हूं। विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से इस झिल्ली, जिसको हमने नाम दिया है अर्ध पारगम्य झिल्ली। कैसी झिल्ली है ये? अर्ध पारगम्य। अभी आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। पहले इसे देखेंगे कि विलायक के अणुओं का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अभी जैसे हमने विसरण देखा था, उस विसरण में और इसमें क्या अंतर हो गया कि एक तो सबसे बड़ा अंतर यही कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, वहां पर कोई भी बैरियर, कोई भी झिल्ली बीच में नहीं होती है। तो विसरण और परासरण में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि विसरण के अंदर कोई भी ऐसी पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होती है, जबकि परासरण में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली मध्य में होती है। तो क्लियर रहेगा। तो एक परिभाषा, पहली डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई है। दूसरी डेफिनेशन एक बार आप इसको या तो नोट कर लें या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी जब मैं बात करता हूं, अब इसके बाद में मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन देखता हूं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैक्टर है कि कम सांद्र विलयन से, कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर वही अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब आप बोलोगे कि अभी तो हमने पढ़ा था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और अभी हम पढ़ रहे हैं कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, तो कंफ्यूजन आपके सामने है। ये कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ शब्दों का फेर है, आपको पकड़ना है शब्द। देखिए, जब हमने पिछले वाली परिभाषा की बात की थी तो वहां मैंने साफ लिखा था कि विलायक के अणुओं का अपनी, किसकी? अपनी, यानी कि विलायक के खुद के अणुओं की कैसी सांद्रता? अधिक सांद्रता। और अधिक सांद्रता से कहां जा रहा था वो? कम सांद्रता की ओर। अर्ध पारगम्य झिल्ली मध्य में थी, यही तो पढ़ा था हमने कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कहलाएगा? परासरण। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसने क्या बोला है? कम सांद्र विलयन। देखिए यहां पर विलयन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि एक विलयन में क्या क्या होता है। एक तो होता है विलेय और एक होता है इसके अंदर विलायक। एक तो क्या होगा इसके अंदर? विलेय होगा, एक होगा विलायक। देखो, विलेय तो कौन होता है? जो विलेय घुलता है, जो खुद घुलता है। और विलायक कौन होता है? जो किसी चीज को घोलता है। सिंपल सा समझ में आ रहा है आपके कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे अगर हम चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं तो पानी तो वहां पर क्या है? विलायक है, क्योंकि पानी घोल रहा है, और चीनी वहां पर क्या है? विलेय है, और दोनों के मिलने से जो बन रहा है वो क्या है? विलयन है। अब ध्यान देना, इधर मैंने बोला है कम सांद्र विलयन। कम सांद्र विलयन का मतलब हो गया कैसा विलयन? तनु या पतला। अगर मैं पतले विलयन की बात करता हूं, उस पतले विलयन में जो विलेय के अणु है या विलायक के अणु है, विलायक के अणुओं की सांद्रता ज्यादा होगी या कम होगी। एक एग्जांपल फिर से देता हूं कि ये दो पात्र हैं आपके सामने, ध्यान देना एक बार। इधर दो पात्र हैं, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला और इसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाली। 10 चम्मच क्या थी इसके अंदर? चीनी थी। दूसरा पात्र है, वही 1 गिलास पानी इसके अंदर है, लेकिन मैंने यहां पर 20 चम्मच चीनी डाली है। ठीक है, तो आपको पता है कि चीनी अपने आप में क्या है? विलेय है। तो विलेय की मात्रा कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। तो विलायक के अणुओं की जो सांद्रता है, अगर मैं उसका प्रतिशत की बात करूंगा तो विलायक के अणुओं का प्रतिशत कहां ज्यादा होगा? यहां या यहां? कहां होगा जल्दी बताइए?
कहां होगा, यहां होगा। इस जगह होगा या नहीं, क्योंकि यहां पर 10 चम्मच ही चीनी है, तो जो विलायक है उसकी सांद्रता कहां ज्यादा होगी, यहां होगी। यानी विलयन कैसा होगा, ये तनु होगा या नहीं होगा। तो वही तो बात यहां कह रहा है कि कम सांद्र विलयन या तनु विलयन जिसके अंदर विलायक के अणुओं की सांद्रता तो क्या है, ज्यादा है, और अगर अधिक सांद्र विलयन जिसको हम क्या कह सकते हैं, गाढ़ा विलयन, गाढ़ा विलयन है जिसके अंदर विलायक के अणु यानी कि जल के अणुओं की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो गति सेम जैसा नीचे लिखा हुआ है सेम ऊपर भी वैसा ही लिखा हुआ है, सिर्फ शब्दों का अंतर है जो कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है पेपर में। ध्यान रखना इस बात को कि विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, या विलयन में की बात करें तो विलायक के अणु अपने कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करना, एक ही बात है, परासरण कहलाता है। आई थिंक कि ये कंफ्यूजन आपको मिट गया होगा। तो चाहे तो एक स्क्रीनशॉट अब इसका ले सकते हैं आप एक बार। इसके बाद में जब हमने देख लिया है कि परासरण क्या है, तो अब शब्द हमारे सामने क्या आ रहा है, परासरण नियमन। कि परासरण नियमन क्या कहता है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा कि बहुत से ऐसे जीव होते हैं, बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के अंदर उपस्थित जितना भी जो दैहिक तरल है उसमें, उस दैहिक तरल में, किसमें, शरीर में उपस्थित दैहिक तरल के अंदर जो लवणों की सांद्रता है, लवण प्लस जल की जो सांद्रता है, इसका क्या करते हैं, नियमन करते हैं, और इसी नियमन के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसी को हमने क्या नाम दिया है, परासरण नियमन कहा है। कि बहुत से ऐसे जीव हैं, हम भी हैं, जैसे हमारे शरीर में जब जल की कमी हो जाती है या जल की सांद्रता बढ़ जाती है, लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, जो भी जीव हैं जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं, तो जब भी शरीर के अंदर जो दैहिक तरल है उसके अंदर लवण और जल की जो सांद्रता है उसमें कमी या वृद्धि हो जाती है, तो उसको बिल्कुल नियमित करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परासरण नियमन कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब इस परासरण नियमन के आधार पर ही हमने जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में। कौन कौन से, पहला समपरासारी जंतु, एक होते हैं अल्प परासारी, और एक होते हैं अति परासारी। अति परासारी, जो समपरासारी होते हैं इसको कहते हैं आइसोटोनिक, अल्प परासारी को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और अति परासारी को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। कितने जंतु हो गए, कितने प्रकार के, एक होते हैं समपरासारी, एक अल्प परासारी और एक अति परासारी जंतु होते हैं। इन तीनों को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा इनके नाम में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आप इधर कि नाम में क्या लिखा हुआ है, समपरासारी, कि जिनके अंदर परासरण कैसा है, सम है, समान है, ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, समपरासारी। यानी ऐसे जंतु जिनके अंदर परासरण नियमन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसके अंदर उनके जो दैहिक तरल है, यानी कि अगर मैं इसे एक जंतु मानता हूं तो इसके अंदर जो दैहिक तरल भरा हुआ है उसकी, तथा जिस वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण के जो तरल है उसकी सांद्रता क्या है, बिल्कुल समान है। यानी जंतु ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां पे उसके दैहिक तरल में उपस्थित लवणों या जल की सांद्रता तथा जिस वातावरण में जो रह रहा है उसके लवणों और जल की सांद्रता क्या है, समान है। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, समपरासारी जंतु कहलाते हैं। इनके अंदर होता क्या है कि कोई भी परासरण नियमन की क्रिया नहीं होती है, ना तो जल शरीर से बाहर की तरफ ना बाहर से अंदर की तरफ गति करता है, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती है। पहला समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं अल्प परासारी, ध्यान देना इधर कि कैसे जंतु हैं, अल्प परासारी जंतु हैं।
कि वे जीव जिनका जो दैहिक तरल है, इस दैहिक तरल में सांद्रता क्या है, ज्यादा है, बजाय के बाहर के। बाहर जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां लवणों की सांद्रता क्या है, कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कैसे जीव होंगे, स्वच्छ जल में रहने वाले जीव। स्वच्छ जलीय जीव जो होंगे वो अल्प परासारी जंतु होते हैं, यानी ऐसे जीव जिनके दैहिक तरल में लवणों की सांद्रता तो क्या होती है, ज्यादा होती है, तथा बाहर की तरफ का जो वातावरण है वो कैसा होता है, लवणों की सांद्रता जिसमें कम होती है। यानी कि स्वच्छ जल होता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। इस वजह से इन जीवों में जो क्रिया होती है, जो बाहर का जल है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है हमेशा। तो परासरण नियमन करने के लिए इनके अंदर ये जल अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, और इस प्रवेश करने से यहां जल की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि जब हो जाएगी तो वृद्धि जब हो जाएगी, इस चीज को नियमित करने के लिए कौन कौन सी क्रिया करते हैं वो हम एक बार आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये दोनों समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करता हूं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, अति परासरी जंतु। अति परासरी जंतु, हाइपरटोनिक। इनकी अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे जीव की जिस वातावरण, ये जो जीव हैं इनके अंदर जल या लवणों की सांद्रता क्या है, कम है, बजाय के बाहर। ठीक है, कि लवणों की जो सांद्रता है, तो लवणों की सांद्रता अंदर कैसी है, कम है, और बाहर क्या है, लवणों की सांद्रता ज्यादा है। तो ये कैसे होंगे, समुद्र जल जीव। समुद्र जलीय जो जीव होंगे वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे, हाइपरटोनिक में आते हैं। इस वजह से यानी जो जल है वो शरीर से बाहर की तरफ प्रवेश करता है, क्योंकि जब लवणों की सांद्रता यहां कम है तो जल की सांद्रता क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। देखो हमने अभी जब विलयन और विलायक के बारे में बात की थी तब ऐसा ही था कि जहां विलेय की मात्रा ज्यादा है तो विलायक की मात्रा कम होती है, जब विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो विलेय की मात्रा कम होती है। अगर बाहर की तरफ समुद्र का जल है, खारा पानी है, तो लवणों की सांद्रता तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो स्वच्छ जल है उसमें मिला हुआ उसकी सांद्रता कम है, जबकि अंदर की तरफ जल की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। इस वजह से जल हमेशा अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश करेगा। तो आपको ये तीनों क्लियर होने चाहिए कि समपरासारी जंतु, अल्प परासारी जंतु और अति परासारी जंतु क्या होते हैं। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं एक एक करके कि स्वच्छ जलीय जीवों में तो किस तरीके से परासरण नियमन होता है, या जो समुद्री जीव है उनमें परासरण नियमन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। स्वच्छ जलीय जीव जो हैं, स्वच्छ जल में रहने वाले जो जीव हैं उनमें परासरण नियमन किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे स्वच्छ जल में रहने वाले, जैसे प्रोटोजोवन की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ में आता है जैसे अमीबा। अमीबा है, इस अमीबा में क्या होता है कि जब ये स्वच्छ जल में रह रहा है, इसका मतलब कि जो इसका शरीर है, ध्यान देना इधर, कि जो बाहरी वातावरण है यहां पर विलायक के अणु यानी कि जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और शरीर के अंदर जल के अणुओं की जो सांद्रता है वो कैसी है, कम है। तो सिंपल सी बात है, जो जल है वो बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। सिंपल है कि जब अंदर बाहर से अंदर की तरफ जल की मात्रा प्रवेश करेगी, जल प्रवेश करेगा तो इसकी भित्ति फैलेगी, जो इसकी कोशिका झिल्ली है इस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और ये फूलने लग जाएगा। और अगर ये क्रिया कंटिन्यू ऐसे चलती रही तो ये जीव तो नष्ट हो जाएगा, फूट जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो यह जीव करता क्या है कि इसमें अंदर की तरफ विशेष रसधानियां पाई जाती हैं जिसे नाम दिया जाता है संकुचनशील
रसधानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम देते हैं, संकुचनशील रसधानियां पाई जाती हैं जिनमें अतिरिक्त जो जल आता है वो इनके अंदर समाहित होता है, संग्रह किया जाता है तथा इसकी सतह के पास जाके ये फट जाती है और अतिरिक्त जल शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये तो रही इस छोटे से जीव की बात। अगर मैं इस फ्रेश वाटर में रहने वाले किसी अन्य जीव की बात करता हूं, जैसे मानते हैं कि स्वच्छ जल में रहने वाली अगर मैं मछलियों की बात करता हूं, तो उनमें पराशर नियमन किस तरीके से होता है, तो एक बार देखना इधर आप इस डायग्राम को। देखो डायग्राम की तरफ ध्यान मत देना, जैसा भी बनेगा अच्छा है, समझ में आनी चाहिए बस बातें आपके। ठीक है, इसको ध्यान देना। आपको लग रहा होगा ये मछली नहीं है, लेकिन मछली है, आप इसे ध्यान दें। सबसे पहले कि जो ये मछली है यानी कि एक फिश है, कैसे वाटर में है, फ्रेश वाटर में है, सिंपल है। तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये अल्प परासारी जीव है इस जगह, क्योंकि इसके बाहर का जो वातावरण है, जिस पानी में ये पाई जा रही है, जिस जल में है, वो स्वच्छ जल है। सिंपल है कि वो जल इसके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अगर मैं इसके इस भाग की बात करता हूं, ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक पूरा भाग है, ये कहलाता है इसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जिसको कहते हैं, यह इसकी किडनी है। किडनी है, देखो ये इसके गिल्स हैं, गलफड़े जिनको कहते हैं हम गिल्स। आप ध्यान देना आप इधर कि जब ये साफ जल में रह रही है तो सिंपल सा है कि इसके शरीर में जो इसकी झिल्ली है वहां से होते हुए जल की मात्रा अंदर प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, जब जल अंदर प्रवेश कर रहा है, इसके अलावा जब ये भोजन ग्रहण करती है, यहां से इसका जो माउथ है, मुख से जब भोजन ग्रहण करती है तो इसके साथ साथ भी जल की मात्रा क्या है, अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? कुल मिला के बात यह है कि जो इसका शरीर है उसमें या इसके दैहिक तरल में जल की सांद्रता है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब उसका नियमन करने के लिए यह फिश करेगी क्या? अब जब ये अंदर से ग्रहण करेगी तो यानी कि जो साल्ट है इसके शरीर के अंदर, जो अधिक जल पहुंचा है और अधिक जो इसके अंदर लवण है, वो इसे मैं आमाशय मानता हूं इसका, यहां से H2O जो जल है, देखो ये जो जल है जो यहां पे आया है, वो जल सीधा सीधा इसके किडनी में वापस से डाल दिया जाता है। यानी और जो ये डैश डैश मैंने करके लिखा है, इसका मतलब यहां है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बताएंगे उसके बारे में भी। इसके अलावा जो इसके शरीर में साल्ट है, जो साल्ट है वो साल्ट भी, एक्स्ट्रा जो साल्ट है उनको यहां से निकाल लिया जाता है। अब ध्यान देना आप एक बार इधर से कि जो इसने जल अंदर ग्रहण किया था उस जल को यहां से वापस से डालकर इसकी किडनी में डाल दिया जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा साल्ट चले गए थे, जो शरीर से बाहर निकल जाने थे, वो वापस से शरीर में ले लिए जाते हैं। क्योंकि अगर इसके मूत्र के साथ ये साल्ट या जो लवण है बार बार बाहर निकलते रहेंगे तो इसके शरीर में लवणों की कमी हो जाएगी। इसी वजह से ये वापस से ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा अतिरिक्त जल को यहां पर डाल दिया जाता है। अब यहां से जब ये यूरिन, जो इसका यूरिन आएगा, वो यूरिन कैसा होगा? यूरिन कैसा होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, कि जो लवण है इन लवणों का कैसा कंसंट्रेशन, कैसी सांद्रता होगी? कम होगी, क्योंकि यहां पर जल की मात्रा क्या होगी, इसमें अधिक होगी। सिंपल सी बात है कि जो स्वच्छ जल में रहने वाले जीव हैं उनकी जो मूत्र होता है वो तनु होता है, जिसके अंदर लवणों की सांद्रता तो कम होती है तथा जल की सांद्रता ज्यादा होती है। विलायक की सांद्रता हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी तथा लवणों की सांद्रता हमेशा कम होती है।
और इस तरीके से वो अपने शरीर का नियमन, पराशरण नियमन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा जल होता है उस जल को सीधा किडनी में डालकर यूरिन के माध्यम से अतिरिक्त जो जल है उसे शरीर से बाहर बार बार त्याग दिया जाता है। तो एक बार आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके आगे की अगर मैं बात करता हूं, सेम अगर इसके आगे बात करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल, यानी कि जो समुद्र जल जीव हैं उनके अंदर किस तरीके से जो ऑस्मो रेगुलेशन या पराशरण नियमन कैसे होता है। देखिए, आपको ये इसीलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। आपका जो पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर में देखिए एक और बात यहां से निकल गई थी कि जो साल्ट होते हैं वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गति करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपको अभी आगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में से क्वेश्चन पक्का बनता है, हर साल बनने की संभावना रहती है, लेकिन ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि यहां से छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसे भी ध्यान दें। अब अगर मैं बात करता हूं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल, यानी कि समुद्र जलीय जो जीव हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होता है, तो एक बार ध्यान देना। इधर होगा क्या कि जो बाहर का वातावरण है, इसका जो बाहरी वातावरण है, शरीर के बाहर जो वातावरण है, उसके अंदर जिस जल में ये रह रहे हैं तो जल की सांद्रता तो क्या है, कम है, तथा लवणों की सांद्रता क्या है, अधिक है, क्योंकि खारा पानी है। इस वजह से जो दैहिक तरल है, उस दैहिक तरल से जो जल की मात्रा है वो बाहर की तरफ प्रवेश करेगी, बाहर की तरफ निकलती रहेगी, तथा इसके साथ साथ जो लवण है, ठीक है, तथा आयंस हैं, जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, या जो भी लवण है, ये सब अंदर की तरफ गिल्स के माध्यम से, क्योंकि जब श्वसन की क्रिया होगी तो जल को अंदर की तरफ ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण किया जाएगा तो ये सब भी अंदर जाएगा, तो इनकी सांद्रता अंदर बढ़ती जाएगी। इस चीज को सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए किया क्या जाता है, इसके शरीर में भी जो जल होता है, जो जल एक्स्ट्रा यहां तक पहुंच भी जाता है किडनी तक कि जो यूरिन से बाहर चला जाएगा, उस जल को वापस से शरीर के अंदर ले लिया जाता है। और कौन से ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, पहली बात। दूसरा, जो एक्स्ट्रा लवण आए हुए हैं, इन एक्स्ट्रा जितने भी लवण हैं, इन साल्ट्स को वापस से किडनी में डाल दिया जाता है क्योंकि ये मूत्र के माध्यम से वापस बाहर निकाले जा सके। इसी वजह से जो इसका यूरिन होता है कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कि इसके यूरिन में जो कंसंट्रेशन होती है साल्ट की, सांद्रता होती है, वो कैसी होती है, अधिक होती है। इसके अलावा इसके यूरिन में मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड आयन की सांद्रता भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसके शरीर में इनकी ज्यादा मात्रा ना हो सके, इस वजह से इसकी किडनी में ये सब डाल दिया जाता है तथा मूत्र के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है तथा जल का और लवणों का नियमन किया जाता है। तो इस तरीके से मैरीन वाटर जो एनिमल है उनमें इस तरह से, तथा स्वच्छ जो जलीय जीव है उनमें जैसा हमने पिछली बार पढ़ा है उस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन या पराशरण नियमन किया जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनना, ये मानो कि 99% क्वेश्चन वहीं से बनने की संभावना है आपकी बार, वो है आपका झिल्ली पारगम्यता। झिल्ली पारगम्यता, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। झिल्ली पारगम्यता क्या कहती है, सबसे पहले इसे समझना है कि पारगम्यता क्या होती है। कि देखो, पारगम्यता का मतलब पार जाना, कि
किन्हीं अणुओं का झिल्ली के एक पार से दूसरी तरफ, एक ओर से दूसरी ओर जाना ही क्या कहलाएगा? पारगम्यता कहलाएगी। और झिल्ली का नाम दे रखा है तो झिल्ली की पारगम्यता, यानी सिंपल सी बात है, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? किसी कोशिका झिल्ली की। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोशिका झिल्ली है जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है क्या, कि यह चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य होती है या नहीं? कि सेलेक्टिवली, या जो वर्णात्मक पारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है, कि पदार्थों का चयन करके पारगम्य करती है। सिंपल सा है कि इसके अंदर से कुछ पदार्थ जैसे कि H2O है, CO2 है, ऑक्सीजन है आदि, कुछ पदार्थ तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साल्ट हैं, वो साल्ट हो गए। इसके अलावा कुछ आयन है, जैसे सोडियम आयन हो गया, या इसके अलावा कोई प्रोटीन है, वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं कि जो ऐसी झिल्ली जो पदार्थों को चयन करके कि किस पदार्थ को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, अगर ये चयन करके लेकर जाती है तो वह झिल्ली क्या कहलाती है? चयनात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य कहलाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, इसको हटा दूं और सिर्फ पारगम्य की बात करूं, तो उसका मतलब यह होगा कि झिल्ली के एक ओर से दूसरी ओर किसी भी पदार्थ का चले जाना उसकी पारगम्यता कहलाती है। कि पारगम्यता मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी पदार्थ चला जाए, और अगर उसको सेलेक्ट करके लेके जा रहा है, सेलेक्टिवली हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली की सबसे बड़ी एक विशेषता ये हो गई। इसी के आधार पर कि पारगम्यता को देखते हुए कि पदार्थ किस तरीके से झिल्ली से एक ओर से दूसरी ओर जाता है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, परिवहन कह रहे हैं, तो परिवहन कैसे कैसे होता है? एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसको कहते हैं निष्क्रिय परिवहन, इसको कहते हैं सक्रिय परिवहन, और यह होता है माध्यित या माध्य द्वारा परिवहन। तो 3 प्रकार का परिवहन हो गया। ठीक है, कि एक तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि निष्क्रिय, सक्रिय तथा माध्य द्वारा परिवहन। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट यहां से, और ये तीनों ही, दो ही क्या, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। हर बार कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है, या तो आपसे शॉर्ट नोट पूछता है इससे, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो हम इनके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करेंगे हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान देना, देखो निष्क्रिय कह रखा है, परिवहन तो है कि झिल्ली से एक तरफ से दूसरी तरफ पदार्थों का गमन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? वो निष्क्रिय हो रहा है। सिंपल सी बात कहूं तो यानी इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे हमने एक किशमिश ली, ठीक है, उस किशमिश को पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो सुबह जैसे ही हम देखते हैं या कुछ समय पश्चात हम उसे देखते हैं, तो वो किशमिश पहले जो ऐसे सिकुड़ी हुई थी, पानी में डालने के बाद में वो वापस से फूल चुकी है,
इसका मतलब जो जल के अणु हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसकी वजह से ये फूल जाती है। क्या इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता थी? नहीं थी, लेकिन जल के अणु अंदर तो प्रवेश करे या नहीं? तो इस वजह से ऐसी क्रिया जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन अणुओं का एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमने क्या नाम दिया है? निष्क्रिय परिवहन कहा है। पहली बात। अब इसी चीज से एक बात याद आती है कि जो परासरण के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं। देखो, जब परिवहन की बात कर रहे हैं तो दो क्रियाएं होंगी, एक तो होगी एंडोस्मोसिस और एक होती है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस तथा एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण। इसका मतलब होता है बहिपरासरण। क्या कहते हैं इसे? बहिपरासरण। कि यदि किसी भी अणुओं का बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश होता है तो उसे तो क्या नाम दिया जाता है? एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण कहा जाता है। और जब अणुओं का अंदर से बाहर की तरफ गमन होता है, परिवहन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिपरासरण कहते हैं। तो यहां पर जो क्रिया हो रही है आपके सामने कि जब हमने किशमिश को एक पानी के बाउल में रखा तो उसके अंदर पानी भर गया है, तो यहां कौन सी क्रिया हो रही है? एंडोस्मोसिस हो रही है। लेकिन इस फूली हुई किशमिश को, जो फूली हुई किशमिश है अब आपके सामने, या हम अंगूर की बात करते हैं, अगर किसी अंगूर को वापस से या उस अंगूर को चीनी के घोल में शर्करा के गाढ़े विलयन में रखा जाता है। ये एक अंगूर है, उसको हमने किसमें रखा है? शर्करा के गाढ़े विलयन में रखते हैं, तो ये वापस से सिकुड़ जाता है। इसका जो आंतरिक जल है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? एक्सोस्मोसिस कहलाती है या बहिपरासरण कहलाती है। तो परासरण की भी दो क्रियाएं होंगी, परिवहन की भी दो क्रियाएं होंगी। कौन कौन सी? एंडोस्मोसिस तथा एक्सोस्मोसिस। तो आपको यह भी क्लियर होनी चाहिए। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लें इसका भी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं निष्क्रिय परिवहन की, ध्यान देना इधर कि इस निष्क्रिय परिवहन जो होता है, अभी हमने जैसा पढ़ा है कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, और परासरण में हमने ये पढ़ा है कि हमेशा विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन होता है। तो सिंपल सा है कि जो निष्क्रिय परिवहन है वो सांद्रता प्रवणता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सांद्रता प्रवणता पर आधारित होता है। और ये बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निष्क्रिय परिवहन या परिवहन किस पर आधारित होता है? तो सांद्रता प्रवणता पर आधारित होता है। यानी सांद्रता प्रवणता का मतलब हो गया कि जहां सांद्रता ज्यादा होगी अणुओं की, वहां से हमेशा वो कम सांद्रता की ओर ही गति करेंगे। ये बात आपको पहले से ज्ञात है, तो आपको ये याद रखना है किस पे आधारित होती है? सांद्रता प्रवणता पर आधारित होती है। तो सिंपल सी बात है, एक ये हो गया। दूसरा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि किशमिश वाला उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों को इसके अंदर समझा सकते हैं। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आता है आपके मीडिएटेड या माध्य आधारित जो परिवहन है, उसकी बात करते हैं। माध्य आधारित परिवहन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसे एक अलग नाम जिसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। देखो, फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी,
कि यहां पर कोई ना कोई एक विकल्प जरूर होता है। अब इसमें यानी माध्य आधारित में तथा इसके अलावा जो हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, उनमें अंतर क्या है समझने की कोशिश करना। सिंपल सा है कि इसमें माध्य आधारित यानी मीडिएटेड है, किसी एक माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी सिंपल है कि इसके अंदर क्या होंगे, वाहक होंगे, कैरियर्स होंगे, जो अणुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। तो यहां पर कौन होंगे, वाहक होंगे। और जो ये वाहक होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होती है इनकी, प्रोटीनी प्रकृति के वाहक पाए जाते हैं, जो कि अणुओं को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने का कार्य करते हैं, यानी एक ओर से दूसरी ओर ले जाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इस क्रिया में चालक बल, ध्यान देना एक बार, इस क्रिया में चालक बल की आवश्यकता होती है। अब ये जो चालक बल है वो मिलता कहां से है कि जो अणु होंगे, जो अणु एक तरफ से दूसरी तरफ जो जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जिनका होना है उनके, तथा जो झिल्ली होगी, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा आपको कि जो अणु होंगे उन अणुओं तथा जो कोशिका झिल्ली है उसके जो भी घटक हैं उनके मध्य जब क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चालक बल कहते हैं। किस किस के मध्य में क्रिया के कारण, कि जो अणु है, अणुओं तथा कोशिका झिल्ली के घटकों के मध्य जो क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं से जो बल उत्पन्न होगा उसे हमने क्या नाम दिया है, चालक बल कहा है। यानी कि चालक बल की इसके अंदर आवश्यकता होती है। अब ये चालक बल क्या काम करता है उसको अभी हम देखते हैं इसके बाद में। तो अभी के लिए आप ये क्लियर रखें सबसे पहले कि माध्य आधारित परिवहन में माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी वाहक की आवश्यकता होगी। ये वाहक प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं तथा चालक बल की इसके अंदर आवश्यकता होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा जो माध्य आधारित है ये दो प्रकार से होता है, और कैसे कैसे होता है उसे देखना। आपने इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए एक बार। अब ये दो प्रकार कैसे कैसे होते हैं उसे देखते हैं, कि एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, उससे समझने का प्रयास करना। कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर ये वाहक है, कैरियर्स है, ठीक है। और इस कैरियर से जुड़े हुए ये इसका आउटसाइड है, यहां लिख देता हूं मैं, और ये इनसाइड है, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट है यानी कि जो बाहर के अणु हैं जिनको अंदर बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है, और ये क्या है, कैरियर है, वाहक है। कैसी प्रकृति के होते हैं ये, प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि ये क्या है, कैरियर्स हैं, वाहक हैं, ले जाने वाले हैं, प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि इन पर यहां पर एक इस तरीके से सांचे पाए जाते हैं जिनके अंदर जिन अणुओं को लेके जाना है वो फिट हो जाता है। इसके बाद में ये अणु यहां पर इस तरीके से जुड़ जाता है, ध्यान देते जाना। देखो इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो अणु था वो आगे की तरफ गति किया, इसने इसे बांधा, खुद के साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद में ये जुड़ गया यहां पर। इस जुड़ने के बाद में जो चालक बल की मैं बात कर रहा था, कि जो चालक बल अभी हमने बात की थी कि किससे उत्पन्न हो रहा था, कि जो अणु है तथा कोशिका के जो झिल्ली के घटक हैं उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं से जो बल उत्पन्न होगा उसे हमने नाम दिया चालक बल।
ये चालक बल इसको रोटेशन कराने का कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है यहां पे, रोटेशन मूवमेंट होता है। इस रोटेशन मूवमेंट की वजह से ये पूरा घूम जाता है तथा जो पदार्थ है अब अंदर की तरफ जाकर यहां पर रिलीज कर दिया जाता है, यानी जो अणु बाहर की तरफ थे वो इससे जुड़कर अंदर की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके से ये पूरी क्रिया होती है। आपके सामने है कि पहले ये अणु इससे जुड़ता है, जुड़कर ये पूरा रोटेट होता है, पूरा घूर्णन होता है और अंदर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। ये सारी क्रिया मीडिएटेड होती है क्योंकि इसके अंदर एक माध्यम बीच में पाया जाता है और ये माध्यम या वाहक जो होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, वेलेनोमाइसिन, ठीक है, वेलेनोमाइसिन नामक एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, प्रतिजैविक होता है जिसका उपयोग इसके अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी जो वेलेनोमाइसिन होता है ये एक कैरियर की तरह कार्य करता है तथा अणुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का कार्य करता है, ये दर्शाता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए कि इस वाली क्रिया का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वेलेनोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा टाइप है कि किस तरीके से अंदर अणु जाते हैं। अगर मैं दूसरे प्रकार की बात करता हूं तो इसे इस डायग्राम से समझना कि ये वापस से वही आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है, इस कोशिका झिल्ली में वही वाहक, ये वाहक है, लेकिन इस बार जो ये वाहक है इनके मध्य में वाहक अपने मध्य से एक पूरा नाल का निर्माण करता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं चैनल। एक चैनल या नाल का निर्माण यहां पर होता है जिसकी वजह से जो बाहर उपस्थित अणु है वो इसके साथ जुड़ते हैं। समझना इसे, और इस नाल से होते हुए, इस नाल में से होते हुए बाहर की तरफ गति करते हैं तथा एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये इसका आउटसाइड है, ये इसका इनसाइड है। देखना इधर आप क्या कह रहा हूं मैं कि इस वाली क्रिया में उस जो हमने इससे पहले वाली क्रिया पढ़ी जिसके अंदर तो क्या था कि जो अणु थे वो जिस वाहक से जुड़ रहे थे वो वाहक चालक बल की उपस्थिति के कारण घूर्णन कर रहा था तथा एक तरफ से दूसरी तरफ अणु पहुंच रहे थे। इस वाले में क्या होता है कि इसमें कोई घूर्णन गति नहीं होती है, जबकि इनके मध्य एक नाल या चैनल का निर्माण हो जाता है और इस चैनल की वजह से ही जो अणु है एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चले जाते हैं। यह आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से अंदर की तरफ चला जाता है। यह भी माध्य आधारित जो परिवहन है उसी का जैसा उदाहरण है। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ग्रेमिसिडिन नामक जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ये ग्रेमिसिडिन इसके अध्ययन में उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के कारण ये अपने आप में एक चैनल का निर्माण करता है तथा अणुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए आसान से मार्ग प्रदान करता है। तो आपको यहां तक पैसिव तथा सेल मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट है ये दोनों समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आज की जो वीडियो है अभी यहां तक इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये दोनों क्रियाएं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, किस चीज में सुधार करना चाहिए। जो भी है आपकी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसके आगे वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड जय हिंद जय भारत।